हेलो। हाँ जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने कंप्लीट छोड़ा था ना, पेज निकालिए सी और 4, लेसन 1, लोकतंत्र क्यों और किस लिए इसकी जरूरत है। इसका कल हमने पढ़ा था लोकतंत्र की अवधारणाएं और सिद्धांत। उसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके थे कि 1688 में गौरवमयी क्रांति के बाद ब्रिटिश सम्राट के निरंकुश शासक को चुनौती मिली और उसके बाद वहां पर इंग्लैंड में विधि का शासन स्थापित किया गया। प्रत्येक विधि के शासन का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष, कानून की नजरों में बिल्कुल समान है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितनी ही उसकी पहुंच हो, जो आम व्यक्ति है उसको भी बिल्कुल बराबर का हक है। अब 1789 में हुई दूसरी क्रांति। पहली क्रांति हुई, हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लोकतंत्र की अवधारणाएं। कैसे कैसे लोकतंत्र कहां कहां पर आया, लोकतंत्र की के सिद्धांत और अवधारणाएं। रफ कॉपी ले लो बेटा, उतार के बैठो साथ में, ठीक है। पहला जो आपका है 1688 में ब्रिटेन में आया। आपका देखो नीचे मैप दिया हुआ है, ये मैप दे रखा है, देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है इस मैप में, कब कौन सी आई, आप इसको पढ़ो ध्यान से। देखो यहाँ दिखा रखा है संयुक्त, ये ब्रिटेन में, आप ब्रिटेन ढूंढो, यहाँ पर मैप में ये देखो ये दिखा रखा, यहाँ पर ये रहा ब्रिटेन। यहाँ पर 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई जिसके अधीन यहाँ पर विधि का शासन स्थापित किया गया। इसके बाद 17 हर जगह पर क्रांतियां हुई, उसके बाद ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है 1789 में फ्रांस। फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें 1789 में हुई और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत का समर्थन किया गया। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता यानी सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता दी जाएगी कानून के समक्ष और सभी को बराबरी के अधिकार के साथ साथ उनको एक विशेष कोई भी चीज किसी एक जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं मिलेगी। सभी के लिए स्वतंत्रता होगी, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी धर्म को मना सकते हैं। समानता का व्यवहार सभी के साथ किया जाएगा और भाईचारे के सिद्धांत का समर्थन किया गया। जहां पर विधि के शासन का था, यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भाईचारे के सिद्धांत पर कि सभी प्रेम पूर्वक, जैसे एक परिवार में एक भाई भाई मिलकर रहते हैं वैसे रहेंगे, ये था फ्रांस का सिद्धांत। 1789 में यहाँ क्रांति हुई, काफी लोग यहाँ पर इस क्रांति में शामिल हुए, मध्यम वर्ग भी हुआ, उच्च लोग भी शामिल हुए। फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वहां पर एक दर्जे को ज्यादा महत्व दिया गया था, इसलिए उसको खत्म करने के लिए वहां पर लोकतंत्र की डिमांड की गई और 1789 की क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप वहां पर राजा जो था, सम्राट जो था, उसकी दैवीय अधिकार यानी जो उसको भाग्य से अधिकार मिले थे एक राजा होने के, उनको चुनौती दी, वो छीन लिए गए और देश में व्याप्त असमानताओं के विरुद्ध ये एक क्रांति थी। यानी यहाँ असमान व्यवहार होता था। ईसाई, पादरी, चर्च से संबंधित जो लोग थे, जो लोग बड़े जमींदार थे, बड़ी भूमियों के मालिक थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था, बाकी सबको बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता था, शोषण होता था उनका, उनसे विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे तीसरे स्टेट के लोगों से। दो तीन तरह के स्टेट थे, पहले दो स्टेटों को सब करों से छूट थी, तीसरे स्टेट से बहुत ज्यादा कर लिए जाते थे, तो लोगों के बीच में असमानता व्याप्त थी, कहीं पर किसी चीज की छूट थी तो कहीं पर किसी चीज के लिए उनका शोषण होता था।
क्रांति के तुरंत बाद देश की राष्ट्रीय सभा द्वारा एक लिखित संविधान तैयार किया गया। मैंने आपको पहले बताया ना कि जहां जहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना हुई वहां वहां पर क्या हुआ कि संसद निर्मित हुई, संविधान बना, तभी लोगों ने उसके अनुसार काम करना शुरू किया। क्रांति के तुरंत बाद फ्रांस में भी एक संविधान तैयार किया गया और लोगों को बहुत से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, क्योंकि संविधान में हर चीज को लिखकर छोड़ा जाता है कि सरकारों का काम क्या होगा, सरकारें किस तरह से देश पर शासन करेंगी, जनता के कर्तव्य क्या होंगे, जनता को कौन से अधिकार दिए गए जिसके तहत वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके, उनका शोषण ना हो। ये सब हर देश में ये कानून है, हर देश का अपना संविधान है, हर देश की एक संसद है। संविधान की शुरुआत ही जनाधिकारों की घोषणा से हुई। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो जन अधिकार, लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे, सबसे पहले इस चीज को रखा गया। क्रांति के बाद फ्रांस ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप ग्रहण किया। जब क्रांति खत्म हो गई तो फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वहां पर पहले जो भी संसद थी उसको हटा दिया गया, सम्राट की शक्तियों को छीन लिया गया। उसके बाद अमेरिका में हुआ, तीसरे नंबर अमेरिका पर क्रांति हुई। अमेरिका अपने मैप से देखते जाओ, मैप से बहुत हेल्प मिलेगी, लिख रखा मैप में सब कुछ। अमेरिका में जो क्रांति हुई देखिए यहाँ पर दे रखा है। अमेरिका में क्रांति हुई यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए तो इस तथ्य को स्थापित किया कि जनता के कल्याण के लिए कार्य न करने वाली सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब वहां सरकार थी लेकिन जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती थी, वो अपने लिए ज्यादा सोचते थे, इसलिए लोगों ने वहां पर लोकतंत्र की डिमांड की। किसी न किसी चीज से लोग दुखी होते हैं, तभी तो लोकतंत्र की मांग करते हैं कि लोगों का शासन आए। अगर राजा अच्छा हो, सब चीजें अच्छी हो तो लोग शायद ना सोचे, लेकिन लोगों की जो सरकार है उससे बढ़िया सरकार कोई नहीं मानी गई है। इसलिए वहां पर भी ये कहा गया, अमेरिका में भी, कि लोकतंत्र में सही ढंग से कार्य करे ऐसी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार जो जनता के हित के लिए काम नहीं करती उसको उखाड़कर फेंक दिया जाए। फिर 1917 में आई चौथी क्रांति रूस की। 90 यहाँ अमेरिका की क्रांति का टाइम नहीं देखा, 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस में किस चीज को लेकर हुई? सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं है। हालांकि वहां पर समाज में लोगों को समान समझा जाता था, उनके लिए कार्य किए जाते थे, कृषि का भी हिसाब किताब रखा गया था कि कितना कर लिया जाएगा, लेकिन राज्य की तरफ से उन्हें समानता नहीं थी, इसलिए वहां पर लोकतंत्र की मांग की गई। अब विभिन्न प्रकार की सरकारें, सरकारों के कितने रूप होते हैं, कैसी कैसी सरकारें होती है, कहां पर काम करती है, आपका नेक्स्ट टॉपिक यहां से शुरू होगा। ये पहला था लोकतंत्र के सिद्धांत, दूसरा विभिन्न प्रकार की सरकारें, यानी कितनी प्रकार की सरकारें हो सकती हैं। पहली है राजतंत्र। राजतंत्र जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी शक्तियां, राजतंत्र राजा का शासन, लोकतंत्र लोगों का शासन। तो जब राजतंत्र ही है, राजा का शासन ही है, तो जाहिर है कि सारी शक्तियां किसके हाथ में होंगी, किसके हाथ में होंगी, राजा के, या वहां पर जो रानी मुखिया होगी उसके हाथ में होंगी। तो राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब उस पद पर किसी बाहरी किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, पहले राजा का अधिकार होगा, राजा के मरने के बाद उसकी संतान का अधिकार होगा, अगर संतान नहीं है तो दत्तक पुत्र जो भी होगा उसका अधिकार होगा। लेकिन राजतंत्र दो प्रकार का होता है, एक निरंकुश राजतंत्र और एक होता है संवैधानिक राजतंत्र। इसके दो रूप हैं, एक निरंकुश, निरंकुश राजतंत्र ऐसा होता है जिसमें राजा अपनी चलाता, अपनी मनमानी करता है, अपने जो उसने आदेश दे दिया उसकी पालना हो, जो उसने कर दिया वो ठीक है, बाकी वो किसी की सुनता नहीं। निरंकुश में स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा को चलाने वाला, किसी अपनी इच्छा को जबरदस्ती भी लादने वाला होता है। और दूसरा होता है निरंकुश के बाद दूसरा होता है संवैधानिक, जिसमें संविधान के अनुसार काम हो, राजा हो लेकिन संविधान के अनुसार काम करे।
मंत्रिमंडल उसकी सलाह के लिए हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई वित्त मंत्री हो, कोई विदेश मंत्री हो, कोई उसके खजाने का मंत्री हो, तो संविधान के अनुसार काम करे। राजतंत्र दो तरह का होता है। एक राजा अपने बलबूते पर देश का शासन चलाए, किसी की ना माने, किसी मंत्री की सलाह नहीं चाहिए उसको, लेकिन सलाह भी ले ले तो वो चलाए अपनी। और राजतंत्र ये संवैधानिक होता है जिसमें संविधान के अनुसार काम करे, मंत्री परिषद हो, संसद हो, सब कुछ होगा, राजा की ही चलेगी, लेकिन वो काम किसके अनुसार करेगा? संविधान के अनुसार। उसके अपने कुछ दायरे सीमित कर दिए जाते हैं। समझ आ रहा है मयंक? हेलो? हाँ। उसके बाद दूसरा होता है निरंकुश राजतंत्र। इसी में दो है, दोनों का मतलब समझा रही हूं। पहला है निरंकुश। निरंकुश राजतंत्र का अर्थ है इसमें शासक या राजा के सभी मामलों पर संपूर्ण अधिकार होता है। यानी जो भी मामले हैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए, जो भी डिसीजन वो लेगा, या चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित मामले हो, उसमें राजा अकेला अपनी इच्छा को चला सकता है। शासन की सभी शक्तियां किसके हाथ में होंगी? या तो राजा के में या रानी के। सारी शक्तियां, किसको लगाना है, किसको हटाना है, किस तरह से कोई नियम बनाना है, किसी नियम को खारिज करना है, कोई नीति बनानी है, कोई योजना बनानी है, किस तरह से टैक्स लेने हैं, किस तरह से लोगों का कृषि का कर लेना है, ये सब राजा अपने बलबूते पर करता है। किसमें? राजतंत्र में। दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र। इस प्रकार के राजतंत्र में राजा की शक्तियों को संविधान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राजा होता है, संविधान भी होता है उस देश का, सारे नियम कानून नीतियां सब कुछ उसमें लिखा जाता है, और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर जाकर राजा कुछ नहीं कर सकता। अगर संविधान में नीतियां नियम कुछ और है और राजा कुछ और ढंग से काम करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसको देश के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। इसका मतलब राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, उसको नाम मात्र का राजा बना दिया गया। सारे काम कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि कहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, तो यहाँ पर है। यहाँ राजा है लेकिन कैसा है? संविधान के अनुसार काम करने वाला। कहां पर? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। हालांकि राजतंत्र खत्म हो गए, राजाओं का शासन अब नहीं रहा है, अधिकतर देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई कई जगह पर संवैधानिक राजतंत्र है। अब दूसरा है धर्मतंत्रीय राज्य। पहला है राजतंत्र, दूसरा धर्मतंत्रीय। धर्मतंत्रीय राजतंत्र का मतलब है सरकार का अपना एक धर्म या मजहब होता है, उस धर्म का पालन करने वालों को अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे राजा जिस धर्म को मानता है ना, धर्मातंत्रीय राज्य ऐसा राज्य होता है जो धर्म के आधार पर चलाया जाता है। यानी जो राजा होता है उसका जो धर्म है वो उससे संबंधित विशेष छूट दे देगा, कहीं आने जाने के करों में कटौती कर देगा, उस धर्म के मानने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं दे देंगे, उनके साथ करों में भी छूट दे दी जाएगी, उनके साथ मतलब कई तरह की रियायतें बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि राजा का जो धर्म है उसे, और लोग भी कई बार ये सोचते हैं कि जो धर्म राजा का है उसी को हम अपना लें। और कई बार क्या होता है कि राजा जबरदस्ती उस धर्म को लोगों से मनवाता है, बाध्य कर देता है। जैसे कि औरंगजेब था, बहुत पुराने अपने मुगलों में हुए, और बहुत से ऐसे हुए हैं जो धर्म के ऊपर बल देते थे। मुसलमानों में विशेषकर ये प्रवृत्ति होती थी, जो भी राजा बनता था वो सोचता था पूरी प्रजा उसी धर्म को माने जिसको राजा मानता है। नहीं मानने पर उनको दंडित किया जाता था, उनको जबरदस्ती उस धर्म को मनवाने के लिए बाध्य किया जाता था। धर्मतंत्रीय राज्य ऐसा होता है। धर्मतंत्रीय राज्य में सरकार का अपना एक धर्म या मजहब होता है, उस धर्म का पालन करने वालों को अन्य धर्मावलंबी, धर्मावलंबी का मतलब है दूसरे धर्म को मानने वाले, जब कोई भी धर्म हो उसको मानने वालों की तुलना में अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मतलब जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उसके बजाय जो धर्म सरकार मानती है, अगर उस धर्म के लोग हैं तो उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान एक धर्मतंत्रीय मजहबी राज्य है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाकिस्तान, पांचवा उदाहरण हमने रूस का दिया था, यहीं पर हम लिख सकते हैं पाकिस्तान का।
पाकिस्तान कैसा है? धर्मावलंबी। यहाँ पर धर्मतंत्रीय राज्य, धर्म के आधार पर। यहाँ पर अभी भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं उनको विशेष छूट है। चाहे पाकिस्तान में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई रियायत नहीं है, बल्कि कठोर व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी भारत में रहना पसंद करते हैं। पाकिस्तान धर्मतंत्रीय राज्य है। इंग्लैंड जो है वो संवैधानिक आधार पर शासन करता है। आप ये ध्यान रखना, पाकिस्तान एक धर्मतंत्रीय या मजहबी देश है। पाकिस्तान जो है मजहब को मानने वाला, धर्म को मानने वाला देश है। वहां पर मुस्लिम धर्म चलता है। जो भी उस धर्म को मानते हैं उनके साथ विशेष रियायतें हैं, उनको विशेष छूट दी जाती है। हिंदू धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं वहां पे, और धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहां उनको कोई सम्मानजनक ओहदा प्राप्त नहीं है, ना ही उनसे कोई अच्छा व्यवहार किया जाता है। सभी सिविल कानून इस्लाम के उपदेशों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इस्लाम यानी मुसलमानों का धर्म है। जितने भी सिविल कानून, नागरिक कानून है जो भी, उनमें ये नहीं देखा जाता कि यहाँ हिंदू भी है मुसलमान भी है तो सभी को बराबरी का व्यवहार दिया जाए, सबके लिए समान धर्म समान सुविधाएं दी जाए। ऐसा नहीं है हमारे भारत में है। हालांकि यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर जितने और धर्म के लोग हैं, यहाँ पर जैन भी रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, पर किसी धर्म का अनादर नहीं होता। सभी को समान लेकर चला जाता है, सभी को एक जैसा दर्जा दिया जाता है। तो वहां पर नहीं है पाकिस्तान में। वहां पर जितने भी कानून बनाए जाते हैं नागरिकों से संबंधित, सभी इस्लाम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि इस्लाम के मानने वालों को उन आदेश जो भी है वो सब उनको सही ढंग से मतलब आरामदायक हो। पाकिस्तान के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान में किस तरह का धर्म चलता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इस्लाम धर्म मजहबी धर्म है, और जो भी कानून बनते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित बनते हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं, चाहे कोई किसी धर्म का हो, कोई विशेष छूट नहीं है। जो भी नीति योजनाएं, मतलब इस धर्म को विशेष दर्जा दिया गया पाकिस्तान में। अब उसके बाद हम आते तीसरे, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष, जिसको हम धर्म पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। पंथ यानी ऐसा रास्ता जो किसी पंथ निरपेक्ष, ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जो निरपेक्ष है, किसी एक धर्म को विशेष सुविधा नहीं देता, सभी के लिए समान है, निरपेक्ष, सभी के लिए एक रिस्पेक्ट रखता है, आदर रखता है, निरपेक्ष, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। निरपेक्ष का मतलब कोई पक्षपात नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं भारत का, धर्मतंत्रीय में पाकिस्तान, संवैधानिक ब्रिटेन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कितनी तरह के कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार का कोई धर्म नहीं है। किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार बन जाती है, और मंत्रिमंडल में भी विभिन्न प्रकार के समूहों को, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग शामिल होते हैं। देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। जहां पर राजतंत्रीय धर्म होता है ना, जिसको एक राजा मानता है उसी धर्म को बाकी लोग भी माने, वहां पर कोई दूसरे धर्म का सम्मान नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में अगर मंदिर बना दिए जाए, नए मंदिरों का निर्माण किया जाए, हिंदू लोग पूजा करने जाए, तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, कठोर व्यवहार होता है, उनको एक अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जब हमारे भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। किस हिंदू है अपने मंदिर बनाए, अपने पूजा पाठ करें, अपने यज्ञ अनुष्ठान करें, कोई नहीं रोकेगा। मुसलमान है अपने इस्लाम धर्म को माने, अपनी रमजान पढ़े, ईद करे, कोई उनको किसी तरह से बाधित नहीं करता। चाहे हमारी सरकार किसी धर्म को मानने वाली हो, किसी भी धर्म के लोग शामिल हो, लेकिन यहाँ पर सबको समान
दर्जा प्राप्त है। इसी तरह से आप देखते हो गुरु, ये जो सिख लोग हैं, इनके कितने त्योहार आते हैं, गुरु पर्व आता है, ये कितने ही लोगों, गुरु गोविंद जयंती है, नानक देव जी का बर्थडे आता है, सबका झांकियां निकलती हैं गुरुद्वारे में, अच्छे ढंग से उनको सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से ईसाई लोग अपने धर्म को अच्छी तरह से, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अपने अपने धर्म का स्वेच्छा से आचरण कर सकता है। किसी भी तरह से वो मनाना चाहे, पूजा पाठ करना चाहे, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाना चाहे, गुरुद्वारे, वो सब जगह पर जाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को अपने पूजा स्थल बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। राज्य किसी भी व्यक्ति के धार्मिक क्रियाकलाप में कभी भी बाधा नहीं डालेगा और ना ही किसी को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। मान लो कोई धार्मिक क्रियाक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं पर भागवत सप्ताह हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, या कहीं गुरुद्वारे का आयोजन चल रहा है, कहीं ईद का आयोजन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि सरकार विशेष अनुदान उनको देगी इस नाम से, ऐसा नहीं है, और ना ही उनको किसी तरह से दंडित करने का कोई प्रावधान है। यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा गया है, इतना बड़ा देश, इतनी आबादी, करोड़ों की आबादी होने के बाद, आप ये देखिए मिलियन के आसपास हमारी आबादी पहुंच रही है, अरबों खरबों में, और फिर भी शांति से हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। अगला है चौथा, तानाशाही। ये था तीसरा, ये है चौथा, तानाशाही। तानाशाही एक ऐसा धर्म होता है, ऐसा ऐसा शासन होता है, ऐसी सरकार होती है इसमें कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है। तानाशाही यानी जैसे कि हिटलर का कहते हैं कि उसने कितने ही लोगों को मरवा दिया था जो नाजी धर्म को नहीं मानते थे। जर्मनी का था ये हिटलर, शासक हुआ बहुत बड़ा, लेकिन ये अपने धर्म, शुद्ध जर्मन लोगों को पसंद करता था, नार्डिक आर्यों को। इसके बारे में बताया जाता है अगर कोई नात्सी धर्म को नहीं मानता था, नात्सी पार्टी से संबंध नहीं रखता था, तो उनको ये मरवा देता था। इसी तरह का एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है, वो किसी सरकार की नहीं मानता, किसी संविधान की नहीं मानता, किसी मंत्री की नहीं मानता, खुद अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो उसको करना है वो करेगा। कई बार वो इतना मतलब नृशंस व्यवहार कर देता है, इतने हत्याकांड कर देता है, इतनी ज्यादा लोगों को परेशान कर देता है कि लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा अत्याचारी राजा हो जाता है। जैसे यहाँ पर एडोल्फ हिटलर, मैंने आपको पहले बताया, जर्मनी का शासक था और नाजी पार्टी का सर्वोच्च नेता था। इसने हमारे पड़ोसी देशों म्यांमार में एक लंबे अरसे तक सैनिक तानाशाही की है। कहां पर? म्यांमार में। जब इसका उदाहरण भारत का दे दिया, यहाँ हम जर्मनी का दे सकते हैं तानाशाही में। तानाशाही इसने, इसके बारे में कहा जाता है 9th-10th में चैप्टर आएगा, उसमें बिल्कुल इसकी डिटेल दी गई है 9th में, कि ये इतना ज्यादा अपने धर्म को मानने पर जोर देता था कि जो इसके धर्म को मानने वाले लोग थे उनके लिए विशेष सुविधाएं, कहता था शुद्ध जर्मन आर्य बच्चे पैदा करो औरतों को, और जो किसी दूसरी जाति के लोगों से, यहूदियों से संबंध बनाती थी या कोई ऐसा दूसरे धर्मों को मानते थे यहूदी लोग, तो उनको ये मरवा देता था। ये केवल नात्सीवाद को फैलाना चाहता था पूरे विश्व में, इसलिए ये अधिनायक तंत्र या तानाशाही इस तरह का शासन होता है। तो आज हमने लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की सरकारें कितने रूपों में काम करती है। राजतंत्र में, राजतंत्र के दो रूप बताए, कौन कौन से? निरंकुश राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। दूसरा मैंने बताया धर्म तंत्र के राजतंत्र, जो धर्म के आधार पर शासन चलाए। थर्ड मैंने बताया क्या? धर्मनिरपेक्ष। और चौथा मैंने बताया तानाशाही। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो आपका होगा अधिनायक तंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र में अंतर। आज इतने के लिए आप ये देखिए कि हमने सरकार के, लोकतंत्र की सरकार के क्या सिद्धांत होते हैं उसको पढ़ा। अब हम थोड़ा सा एक नजर नीचे मैप पर डालते हैं। रजनी कहाँ चली गई थी बीच में? हेलो हेलो रजनी, बेटा क्लास छोड़ के कहाँ चले जाते हो आप बीच बीच में? ऐसे नहीं है, कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, आप आते हो ऑन करके और चले जाते हो। नेटवर्क इशू मेरे साथ नहीं है, मयंक के साथ नहीं, आपके साथ क्यों है?
गलत बात। एक तो क्लास में आते नहीं हो, आते हो तो इसको म्यूट करके छोड़ जाते हो। क्लास लेने का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ना, एक खाना पूर्ति थोड़ी करनी है कि मैं क्लास में हूँ। आपको पता है आपकी रोज की अटेंडेंस मैडम के पास पहुंच रही है, डेली की अटेंडेंस जा रही है मैडम के पास आपकी, कितने बच्चे ज्वाइन हो रहे कितने नहीं हो रहे हैं। स्कूल खुलते ही सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि किस रीजन से उन्होंने क्लास नहीं ली थी। सबसे पहले उन्हीं लोगों का काम चेक होगा जो घर पे आराम कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। क्लास आपकी बार लीव आउट नहीं करना, नहीं मैं फोन करूंगी फिर घर पे। मैप देखो बेटा, नीचे नीचे बिल्कुल मैप दे रखा है, पेज नंबर C4 पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपसे कोई पूछे कि अमेरिका कहां पर है तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां देखो, दिख गया? दिखा बेटा? हेलो, हाँ जी, अपना अपना मैप खोल के बैठो। आपसे मैप में मैं पूछूंगी विश्व का मैप देकर, उसके बाद इसी के नीचे देखिए साइड में इधर आइए, ब्रिटेन दिखा रखा है बिल्कुल यहां पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ चले जाइए, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही देश के नाम है। फिर ब्रिटेन के पास ही फ्रांस दिखाया हुआ है, एरो का निशान लगा हुआ है, पहचान जाओगे आराम से। फिर रोम और यूनान, ब्रिटेन फ्रांस रोम यूनान साथ साथ दे रखे हैं। फिर पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ कहते हैं रूस को, ये देखिए साइड में इधर, यहाँ पर 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। फिर 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, सब पता होना चाहिए आपको, फ्रांस में क्रांति कब हुई, रूस में कब हुई, अमेरिका में कब हुई और कहां कहां पर है। आपको मैप में 4 देश देखने हैं, कौन कौन से? एक अमेरिका, 4 नहीं 6 है ये, अमेरिका, इंग्लैंड दूसरे नंबर पर, तीसरे पे रोम, चौथा फ्रांस, पांचवा यूनान, छठा रूस और फिर सातवां भारत। भारत भी दिखा रखा। आपको आज मैप में ये काम करना है आपको, ठीक है? कहां पर लिखूं मैं? यहां दिख रहा है आपको मैप पर, वर्ल्ड का मैप लेना है, इसमें कंट्रीज दिखाने हैं, कौन कौन से? अमेरिका, दूसरा दिखाना आपने ब्रिटेन, तीसरा दिखाना है फ्रांस, चौथा दिखाना है रोम, पांचवा दिखाना है रूस, छठा दिखाना है यूनान और सातवां दिखाना है भारत। आपको लेना है विश्व का मैप, ये फिल करना है अपने मैप से देखकर। ओके, ठीक है बेटा? हेलो, हाँ जी, 7 देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रोम, रूस, यूनान और भारत। और इनकी जहां जहां पर भी आजादी मिली, लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो सब सामने डाल देंगे इन देशों को दिखाकर। ठीक है, आपकी बुक में पूरा मैप दिया गया है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। आप विश्व का मैप लेके बैठना, उसमें पूरा आराम से इस मैप की मदद से सामने रखकर उसकी एक एक चीज को भरना है। कई चीज कोई समझ नहीं आएगी तो फिर मेरे से पूछना। बिल्कुल क्लियर मैप दिया गया सारा, यहाँ से आपने कंप्लीट करना है। विश्व के मैप में आपको पता होना चाहिए कौन से देश कहाँ पर है। 7 देशों को ही भरना है अभी फिलहाल, फिर आगे जो आएगा वो बाद में देख लेंगे। और विभिन्न प्रकार की सरकारों को पढ़ना है, कौन कौन सी सरकार कैसे, राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक। हाँ, क्वेश्चन से संबंधित क्या कह रहे हो? खाली मैप लेकर भरना और क्या, भरे भी में भरोगे, खाली मैप लेना है। अभी आपका लेसन चलेगा 3-4 दिन तो और लेगा, लंबा लेसन। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कल भेजूंगी, आज नहीं भेजूंगी। ठीक है, आज आप मैप का कर लेना,
नहीं तो अगर आज मैंने भेज दी तो आप मैप को छोड़ दोगे। पहले आज आपको मैप करना और लेसन 1 करके उसमें पेस्ट करना। ओके, आज का इतना ही काम है आपका। ठीक है बेटा, हाँ जी, इतना ही काम करना है आपने, मैप भरना है और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनको रिपीट करना। ओके, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं भेज दूंगी। ठीक है, अभी हम क्लास को ओवर नहीं कर रहे हैं, क्लास का टाइम नहीं हुआ, अभी 3-4 मिनट है, आप क्लास में बने रहिए।